आज हम देखेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन था? तो पाल वंश, प्रतिहार वंश और राजपूत वंश। तो ये तीनों किससे जाना जाता है? तो त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। इसमें पहला आते हैं प्रतिहार वंश। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि हमको आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन से। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि चंद्रवरदायी के बारे में जानते हैं। तो चंद्रवरदायी कौन थी? तो चंद्रवरदायी जो था वह चौहान वंश यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो था उसका दरबारी कवि था। तो यही कह रहा है कि चंद्रवरदायी के पृथ्वीराज राजसो, इसने क्या कौन सा पुस्तक लिखा था? तो पृथ्वीराज राजसो के अनुसार परमार वंश, प्रतिहार वंश और चालुक्य वंश तथा चौहान वंश किससे उत्पन्न हुए हैं? तो इसकी पृथ्वीराज राजसो में जो मिलता है जानकारी परमार वंश का, प्रतिहार वंश का, चालुक्य वंश का और चौहान वंश का। तो इसने बताया है कि अग्निकुंड से ये सभी वंश किससे उत्पन्न हुए हैं? तो अग्निकुंड से, इसको याद रखिएगा। अगला है कि करा कि अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। तो किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राजपूत के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? किसके लिए हुआ था? तो वह कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। किस पर? कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। अगला है कि अग्निकुंड के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश। तो प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो प्रतिहार वंश था। इसको गुर्जर प्रतिहार भी कह सकते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से भी जाना जाता है। और इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इस वंश का संस्थापक जो था वह हरिश्चंद्र था। क्या था? हरिश्चंद्र। याद रखिएगा, स्थापना या संस्थापक भी कह सकते हैं। अगला है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो वह किया था बतस्यराज ने। कौन किया था? बतस्यराज ने। तो बतस्यराज जो पूछ रहा है कि बतस्यराज यानी त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने किया था? तो बतस्यराज। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो वह हुआ था 8वीं सदी में। कब हुआ था? 8वीं सदी में। क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में। किसने शुरू किया था? तो वह किया था बतस्यराज ने। अगला है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस वंश ने किया? तो वह किया था प्रतिहार वंश। कौन किया था? प्रतिहार वंश ने। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। और कहीं कहीं पर देता है हरिचंद को भी। अगला है कि बतस्यराज गद्दी पर कब बैठा? तो 785 ईस्वी में। यह 780 भी देगा, 780 या 85 भी देगा। अगला है कि पाल नरेश पाल वंश का जो धर्मपाल था को किसने पराजित किया था? तो बतस्यराज ने पराजित किया था। धर्मपाल को किसने किया था? तो बतस्यराज ने किया था। अगला है कि नागभट्ट द्वितीय जिसका पुत्र था तो बतस्यराज। नागभट्ट द्वितीय का किसका पुत्र था? तो बतस्यराज का। अगला है कि मुंगेर के समीप धर्मपाल को किसने पराजित किया था? तो नागभट्ट द्वितीय ने किया था। धर्मपाल को मुंगेर के पास किसने पराजित किया था? तो नागभट्ट द्वितीय किया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन हुआ? तो महिर भोज। याद रखेगा, प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी राजा जो हुआ वह हुआ महिर भोज। कौन हुआ था? महिर भोज। आगे है कि महिर भोज को किससे पराजित होना पड़ा था? महिर भोज जो था वह किससे पराजित होना पड़ा था? इन्हें कौन किया था इसे पराजित? तो पाल नरेश, धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट वंश ध्रुव ने किया था। राष्ट्रकूट वंश का जो ध्रुव था शासक उसने, और पाल वंश के नरेश धर्मपाल ने किया था। किसको? महिर भोज को। अगला है कि अरब यात्री सुलेमान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सुलेमान जो था वह आया था महिर भोज के शासनकाल में। महिर भोज के शासनकाल में आया था। अगला है कि महिर भोज किसकी उपाधि धारण किया था? तो महिर भोज आदि बराह का उपाधि धारण किया था। आदि बराह का उपाधि किसने लिया था? तो महिर भोज ने। महिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो महिर भोज ने अपनी राजधानी जो बनाया था वह बनाया था कन्नौज। कहाँ बनाया था? तो कन्नौज बनाया था। प्रतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक किसने किया था? तो महेंद्र पाल ने किया था। किसने किया था? महेंद्र पाल ने किया था। अगला है कि महेंद्र पाल के गुरु कौन थे? तो राजशेखर। कौन थे? राजशेखर, जो संस्कृत, याद रखिएगा, संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। तो कह रहा है महेंद्र पाल के गुरु कौन थे? तो राजशेखर, जो संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि थे। अगला है कि काव्य मीमांसा और कर्पूरी मंजरी किसकी प्रसिद्ध कीर्ति है? तो वह है राजशेखर का। याद रखिएगा। अगला है कि महेंद्र पाल के बाद बाद कौन सा शासक बना? तो महिपाल बना था। कौन बना था? महिपाल बना था। कब बना था? 914 से 43 ईस्वी के बीच में बना था।
कह रहा है बगदाद, इसमें भी कहेगा, पूछेगा कि बगदाद निवासी अल मसूदी, अल मसूदी महिपाल के ही शासनकाल में आया था। किसके? महिपाल के शासनकाल में आया था। कब आया था? 915 से 16 ईस्वी के बीच में। कहेगा अल मसूदी जो था वह किसके शासनकाल में आया था? तो महिपाल के शासनकाल में। महिपाल के शासनकाल कब था? 914 से 943 ईस्वी में था। इसको याद रखिएगा। अगला है कि प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? तो यशपाल था। यशपाल प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। जबकि कहेगा कि महिपाल के समय राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कनौज पर आक्रमण कर नगर को उजाड़ दिया था। इसमें भी पूछेगा। अगला है, आगे पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश आगे पढ़ेंगे। अगला है कि बगदाद निवासी अल मसूदी किसके समय भारत आया था? तो महिपाल, अभी बताए थे। कब से कब आया था? तो लगभग 915 से 16 के बीच में आया था। याद रखिएगा। चलिए अगला है राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानते हैं। तो यह राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब हुई? वह 752 ईस्वी में हुआ था। 752 ईस्वी में। इसका संस्थापक कौन था? तो संस्थापक दंती दुर्ग था। इसने राजधानी कहाँ बनाया था? तो राजधानी मानिकखेत या मालखंड भी कह सकते हैं। तो ये 3 चीज़ याद रखिएगा कि स्थापना किसने किया, कब हुआ? तो 752 ईस्वी में। संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था। राजधानी कहाँ थी? तो मानिकखेत। और दंती दुर्ग ने कहाँ हिरण्यगर्भ दान दिया था? हिरण्यगर्भ कहाँ दान दिया था? तो उज्जैनी में। अगला, दंती दुर्ग ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो महाधीरराज, परमेश्वर एवं परम भाटकर की उपाधि धारण किया था। अगला है कि दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो कृष्ण प्रथम हुआ था। इसको याद रखिएगा। दंती दुर्ग संस्थापक था, जबकि इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? कृष्ण प्रथम हुआ। अगला है एलोरा का विख्यात गुफा मंदिर किसने बनवाया? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कौन बनाया था? कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला है, आगे में है कि ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु किसको पराजित किया था? तो ध्रुव ने कनौज पर पराजित करने के लिए बतसराज एवं धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने के लिए किसको पराजित किया था? तो बतसराज एवं धर्मपाल को पराजित किया था। आगे है कि ध्रुव को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ध्रुव को जाना जाता है धारावर्ष के नाम से किसे जाना जाता है? ध्रुव को। ध्रुव का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो गोविंद तृतीय हुआ था। कौन हुआ था? गोविंद तृतीय हुआ था। गोविंद तृतीय ने किस युद्ध में धर्मपाल, प्रतिहार नरेश, नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर कनौज पर अधिकार कर लिया था? तो चक्रा युद्ध में ही उसने धर्मपाल को और प्रतिहार नरेश, नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। धर्मपाल कौन था? तो पाल वंश का शासक था। इसको दोनों को पराजित कौन सा युद्ध में किया था? चक्रा युद्ध में। कौन सा युद्ध में? चक्रा युद्ध में। और गोविंद तृतीय के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो अमोघ वर्ष बैठा था। कौन बैठा था? अमोघ वर्ष बैठा था। कब बैठा था? 804 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि गोविंद तृतीय के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा था? अमोघ वर्ष 814 ईस्वी में बैठा था। अगला है कि राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी प्रांत का प्रधान कहलाता था, तो वह कहलाता था राष्ट्रपति। प्रधान जो कहलाता था, यानी राष्ट्रकूट वंश में राष्ट्र या प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? तो वह राष्ट्रपति कहलाता था। अगला है कि अमोघ वर्ष ने किसकी रचना की है? तो कविराज मार्ग की रचना की है। अमोघ वर्ष ने किसकी रचना की है? तो वह क्या है? कविराज मार्ग की। अमोघ वर्ष किसका अनुयायी था? तो वह जैन धर्म का अनुयायी था। चलिए आगे, अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इंद्र तृतीय। किसके शासनकाल में आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। अगला है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अल मसूदी ने तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे कहा था? तो इंद्र तृतीय को कहा था। अल मसूदी जब आया था तो उसने बताया था कि यह भारत के तत्कालीन सबसे शक्तिशाली या सर्वश्रेष्ठ शासक है। अगला है, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। कौन था? कृष्ण तृतीय था। कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कृष्ण तृतीय था। अगला है कि कन्नड़ा भाषा के कवि पेन्ना किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। किस वंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट वंश का। ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा कि कन्नड़ा भाषा की कवि पेन्ना किसके दरबार में रहते थे? कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। और है कवि राजवंश का काल कन्नड़
साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है तो राष्ट्रकूट वंश का माना जाता है। अगला है कि तंजावुर में विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो वह कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। तंजावुर में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो वह कृष्ण प्रथम बनवाया था। अगला है कि कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित कर कांची एवं तंजावुर पर अधिकार कर लिया था? तो चोल को पराजित करके कांची एवं तंजावुर पर अधिकार कर लिया था। अगला है एलोरा गुफाएं का निर्माण कराया गया था। एलोरा गुफाएं का निर्माण कौन किया था? तो वह राष्ट्रकूट वंश ने किया था। या एलोरा कहिए या एलिफेंटा भी कहिए, एलिफेंटा की गुफा मंदिर का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट वंश ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने परमेश्वर में विजय स्तंभ एवं देववाल की स्थापना की? तो कृष्ण तृतीय ने किया था। एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृति मंदिर का संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से, तीनों धर्म से। किससे किससे है? हिंदू, बौद्ध, जैन। हिंदू में भी बोलेगा, अगर हिंदू नहीं देगा तो हिंदू की जगह क्या दे देगा? वह वैष्णव धर्म भी बोल देगा या शैव धर्म। अगला है कि रावण का खाई देशावर्ता और कैलाश गुफा के मंदिर कहाँ मिलते हैं? एलोरा में। अगला एलोरा गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख किस फ्रांसीसी यात्री ने किया था? तो ठेविनेट ने किया था। ये क्वेश्चन आपको कहीं किसी और बुक में नहीं मिलेगा, इसमें देखिए दिया हुआ है। तरह एलोरा गुफाएं का सर्वप्रथम उल्लेख किस फ्रांसीसी यात्री ने किया था? तो वह किया था ठेविनेट ने। अगला है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो वह कर्नाटक में मिला है। कहाँ मिला है? कर्नाटक में मिला। किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्थापित है? तो एलिफेंटा की गुफा में। जरा किस गुफा में त्रिमूर्ति स्थापित है? तो वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। राष्ट्रकूट को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया? तो राष्ट्रकूट वंश को वह तेलप द्वितीय ने उखाड़ फेंका, यानी कि अंत कर दिया था। चलिए आइए आगे देखते हैं पाल वंश। क्या देखते हैं? पाल वंश के बारे में। पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? वह माना जाता है गोपाल को। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। पाल वंश की स्थापना कब हुई? तो 750 ईस्वी में। 750 ईस्वी में हुआ था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है, जबकि पाल वंश की स्थापना कब हुई? तो 750 ईस्वी में। कब हुआ था? 750 ईस्वी में। गोपाल जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। गोपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उसका पुत्र हुआ धर्मपाल। कौन हुआ था? धर्मपाल। गोपाल ने एक और याद रखिएगा कि गोपाल ने अनंतपुरी यानी ओदनपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ये कहाँ है? तो अभी वर्तमान में बिहार शरीफ में है। बिहार शरीफ में जो उदनपुरी है विश्वविद्यालय, उसका स्थापना किसने किया था? तो गोपाल ने किया था। पाल वंश का गोपाल ने किया था। धर्मपाल को किसने पराजित किया था? तो नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट वंश ध्रुव ने किया था। आगे भी पढ़े थे कि धर्मपाल को किसने पराजित किया था? तो नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने किया था। उत्तरापद स्वामी धर्मपाल को किसने कहा था? तो सोडलर कवि ने कहा था। आगे देखिए कि धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो धर्मपाल भी बौद्ध धर्म का था। पाल वंश बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो वह धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो अभी बिहार के भागलपुर। कहाँ है? भागलपुर में है। और सोमपुरा महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने। सोमपुरा महाविद्यालय कहाँ है? महाविहार कहाँ है? तो वह अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। कि ये दोनों का निर्माण किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय, जो सबसे पुराना हॉस्टल के नाम से जाना जाता था, सबसे पुराना महाविद्यालय जो था नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें 200 गाँव का दान किया था। 200 गाँव का दान किया था। क्या किया था? दान किया था खर्च हेतु। धर्मपाल का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो वह देवपाल हुआ। देवपाल कब से कब? 810 ईस्वी से 850 ईस्वी के बीच में शासन किया। किसने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था? तो अरब यात्री सुलेमान ने बताया था। यानी कि सुलेमान किसके शासनकाल में आया होगा? तो देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वह मुंगेर में बनाया था। देवपाल ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मुंगेर में बनाया था। अगला है कि उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो देवपाल ने। यहाँ बौद्ध मठ पूछ रहा है, जबकि उदंतपुरी में जो विश्वविद्यालय है नालंदा, वह किसने करवाया था? तो वह गोपाल ने कराया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो यह है गोपाल। देखिए आ गया, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बोलेगा तो वह हो जाएगा गोपाल, जबकि उदंतपुरी बिहार में बौद्ध मठ का बोलेगा तो वह हो जाएगा देवपाल। कौन हो जाएगा? देवपाल। इसको याद रखिएगा। देवपाल था वो अपने
वंश का महानतम शासक भी था। अगला है पाल वंश की खोई हुई शक्ति किसने, खोई हुई शक्ति, जो शक्ति खो गया था धीरे धीरे, उसको किसने पुनर्जीवित किया? तो वह किया था महिपाल ने। किसने किया था? महिपाल ने। अगला है कि पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल को माना जाता है, महिपाल प्रथम को माना जाता है। अगला है कि पाल वंश के पतन के बाद कौन सी सत्ता में, यानी कौन सा वंश सत्ता में आया था? तो वह सेन वंश आया था। कौन आया था? सेन वंश आया था, जो बंगाल के प्राचीन नाम यानी कि गौड़ के नाम से जाना जाता था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़ था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? वह था मदन पाल। कौन था? मदन पाल। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? मदन पाल। अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया है? रूहमा कहकर संबोधित किया है वह पाल वंश को। रूहमा कहकर संबोधित किसने किया है? तो किसको किया है? तो पाल वंश को। तो पाल वंश में आप क्या क्या पढ़े हैं कि सबसे पहले आया था धर्मपाल। कौन आया था? धर्मपाल आया था। उसके बाद कौन आया? इससे भी पहले कौन आया था? तो गोपाल आया था। फिर धर्मपाल आया। उसके बाद आया देवपाल। उसके बाद इसी तरह से आया। तो इसको याद रखिएगा, ये तो आप पढ़े ही हैं। तो आज रहा राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश और पाल वंश के बारे में, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसी के बारे में आज पढ़े हैं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा।